मैं हूं प्रियंका। सीधे आपको लिए चलते हैं मणिपुर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आप भी सुनिए। मित्रों, गो टू हिल्स मिशन के तहत हिल्स पर कनेक्ट करने का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जी लेकर आए हैं और मणिपुर की स्थापना के 50 साल में पहली बार कैबिनेट चूड़ाचांदपुर में कर उन्होंने हिल को साथ लेने का एक स्ट्रॉन्ग संदेश भेजने का काम किया। मणिपुर हिस्ट्री उमकलो उ बीरेन सिंह गो टू हिल अतीन गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट टू हिल एरिया इन पोलूडिन मणिपुर हिस्ट्री की बॉल कलो कैबिनेट मीटिंग चूड़ाचांदपुर में बोली नहीं। मित्रों, इस बजट में भी मोदी जी 2 योजनाएं लाए हैं। पर्वतमाला, जिससे हिल पर बसे गांवों की कनेक्टिविटी को हम सुनिश्चित करेंगे, और वाइब्रेंट विलेज, जिसमें गांव के सारे विकास के कामों को हम सुनिश्चित करेंगे। पर्वतमाला और वाइब्रेंट विलेज, ये दोनों हिल के गांवों के लिए आशीर्वाद रूप बनने वाले हैं। बीजेपी सरकार कुंगान पे की रुआई है थिंग हम को चोंगा फोम हो लंपी की पेडिंग चुले वाइब्रेंट विलेज टीचू अच्छे कमुन हो आयों चु कि किने होना बुलिंग सेरा की पेडिंग है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत मणिपुर के 6 लाख किसानों को, चाहे वो हिल पर हो चाहे वैली में हो, हर साल 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी दिल्ली से भेजने का काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी लोमी हो से थिंगांगा ही हेलंग हाइचमा ही होले कुमखतले सांगो गो थदिंगा डिसीजन बोल लेता है। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत मणिपुर के 9 लाख लाभार्थियों को 5-5 लाख तक का पूरा हेल्थ का खर्चा भारत सरकार उठा रही है। लगभग 123 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज सिर्फ मणिपुर में भाजपा सरकार ने कराने का काम किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी भाई हमने लोया बीजेपी सरकार मणिपुरा में लको और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और मोदी जी के राज में कोरोना भी आया, कोरोना जा भी रहा है। आज हम लोग देखो तीसरे वेव के बाद इस तरीके से बैठे हैं यहाँ पर, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है और सब सट के बैठे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि मोदी जी का डबल इंजेक्शन लगा हुआ है। डबल इंजन का डबल इंजेक्शन। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि इंजेक्शन लगाने से गड़बड़ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया था कि नहीं किया था? कुर्सी के खातिर उत्तर प्रदेश की जनता से धोखा दिया था कि नहीं दिया था? कुर्सी के खातिर जनता को झूठ बोला था कि नहीं बोला था? आजकल खुद मोदी जी का डबल इंजेक्शन लगा के घूम रहे हैं कि नहीं? ऐसे लोगों को घर पे बैठाना जरूरी है कि नहीं? और प्रफुल्ल बाबू को लाना जरूरी है कि नहीं? और त्रिपाठी जी को लाना जरूरी है कि नहीं? ये समझो राजनीति है, इसको समझना पड़ेगा। किस तरीके के लोग हैं ये, राजनीति किस तरीके से करते हैं? कहते थे मोदी टीका, मोदी टीका। अब बाबूजी भी लगा के घूम रहे, बेटवा जी भी लगा के घूम रहे। मित्रों, ये मोदी जी हैं जिन्होंने 130 करोड़ की। आज अमेरिका देखो, लाखों कोरोना से पीड़ित है। और यूरोप देखो, हमसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है लेकिन लड़खड़ा गई है। और 130 करोड़ का देश ओमिक्रॉन आया, जा रहा है। आने चुनाव में हमने प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया, लेकिन डबल इंजेक्शन लगा हुआ था, इसलिए देश बच गया और आगे बढ़ चला। इस बात को हमको समझना। मित्रों,
यह गांव गरीब, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, दलित, शोषित, पीड़ित, इनकी पार्टी, निषाद पार्टी, ये पार्टी। तो ये थे प्रयागराज से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के तमाम योजनाओं को और साथ ही साथ जिस तरह से डबल इंजेक्शन लगा उसके लिए जनता को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच 3 बजे तक उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है वो खाका तक पहुंचाते हैं। लखनऊ में 3 बजे तक हुआ 47.43% मतदान। रायबरेली में 3 बजे तक 50.84% मतदान। उन्नाव में 3 बजे तक 49.84% मतदान। सीतापुर में 3 बजे तक 49.18% मतदान। पीलीभीत में 3 बजे तक 54.81% मतदान। फतेहपुर में 3 बजे तक 52.73% मतदान। हरदोई में 3 बजे तक 46.44% मतदान। लखीमपुर में 3 बजे तक 52.98% मतदान। बांदा में 3 बजे तक 50.07% मतदान। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी। उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। यूपी में 3 बजे तक 50% हुआ मतदान। यूपी में 3 बजे तक 50% मतदान। दोपहर 3 बजे तक हुआ 50% मतदान। लखनऊ में 3 बजे तक 47.43% मतदान। रायबरेली में 3 बजे तक 50.84% मतदान। उन्नाव में 3 बजे तक 49.84% मतदान। सीतापुर में 3 बजे तक 49.18% मतदान। पीलीभीत में 3 बजे तक 54.81% मतदान। फतेहपुर में 3 बजे तक 52.73% मतदान। हरदोई में 3 बजे तक 46.44% मतदान। लखीमपुर में 3 बजे तक 52.98% मतदान। और इसके बाद अगली खबर उन्नाव से आ रही है। वोट डालने का वीडियो हुआ वायरल। उन्नाव में वोट डालने के बाद वीडियो किया अपलोड। मतदान केंद्र पर नहीं ले जा सकते मोबाइल। 84 ब्लॉक से बीजेपी प्रमुख मनोज निषाद ने किया अपलोड वीडियो। उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोट डालने का वीडियो हुआ वायरल। वोट डालने का वीडियो हुआ वायरल। उन्नाव में वोट डालने के बाद वीडियो किया अपलोड। मतदान केंद्र पर नहीं ले जा सकते मोबाइल। इसके बाद भी कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन करते हुए 84 ब्लॉक से बीजेपी प्रमुख मनोज निषाद ने पहले तो वीडियो बनाया और फिर उसे अपलोड भी किया। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। मतदान केंद्र पर बूथ के अंदर ईवीएम मशीन तक मोबाइल ले जाना निषेध है, नियम के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिस तरह से मोबाइल अंदर ले जाया गया है, उससे बाकायदा वीडियो बनाया गया है। कहीं ना कहीं इस तरह के कई केसेस में पहले भी लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये वीडियो अपलोड होने के बाद यकीनन इस पर कार्रवाई की जाएगी। देख पा रहे हैं आप किस तरह से नियम का उल्लंघन किया गया है। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से आ रही है। डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने किया मतदान। यूपी के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का किया प्रयोग। यूपी के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव ब्रह्मदेव ने किया मतदान। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वोट कास्ट करने के बाद, वोटिंग के बाद की ये तस्वीर है। यूपी के निर्वाचन अधिकारी की तस्वीर वोट करने के बाद तस्वीर को किया साझा। लखनऊ से खबर।
यूपी के निर्वाचन अधिकारी व सचिव ब्रह्मदेव की है तस्वीर। वोट कास्ट करने के बाद अपनी तस्वीर साझा कर लोगों से अधिक वोट करने की है अपील। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर है, पूर्व मुख्य सचिव यूपी ने भी किया मतदान। आलोक रंजन के साथ पत्नी सुरभि रंजन भी रही मौजूद। पूर्व मुख्य सचिव यूपी ने भी किया मतदान। आलोक रंजन के साथ पत्नी सुरभि रंजन भी रही मौजूद। बूथ पर दोनों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। आलोक रंजन और पत्नी सुरभि रंजन ने किया मतदान। बूथ पर दोनों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। लखनऊ से खबर, आलोक रंजन और पत्नी सुरभि रंजन ने किया मतदान। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आलोक रंजन के साथ पत्नी सुरभि रंजन भी रही मौजूद। बूथ पर दोनों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। आलोक रंजन के साथ पत्नी सुरभि रंजन ने किया मतदान। बूथ पर दोनों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 624 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 91 महिला प्रत्याशी हैं। चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा तथा फतेहपुर जिले के 59 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग की जा रही है, जहां योगी सरकार के 4 मंत्रियों सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दिग्गजों ने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इनको वोट डालने का अधिकार मिला, तो इनको इस वोट का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, अपना एक एक वोट ज़रूर डालना चाहिए। वैसे तो मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इनको अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैडम, अमित शाह ने कल रैली में कहा कि बीएसपी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रही है, मुसलमान वोट बीएसपी को भी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है, तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जितनी कामयाबी हासिल हुई थी, कमोबेश इस बार के चुनाव में भी उतनी ही संख्या में हमको कामयाबी हासिल होगी। सर, 9% वोटिंग परसेंट जो कम रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी वोटिंग परसेंट जो कम हो रहा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है। लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की मतदान के प्रति जागरूकता बढ़े, अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें। यह हमें आम लोगों से अपील करना है। अखिलेश यादव 85-15 का रेशियो दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने उनके स्टेटमेंट पर मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है। आपने देखा होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन था, जबकि उस समय बहुत ही सशक्त गठबंधन माना जाता था। हमारे साथ हैं पद्मश्री माननीय अवस्थी जी। अवस्थी जी, आज आप मतदान करने आई हैं, संदेश क्या देंगे? मैं संदेश यही दूंगी कि बढ़ चढ़ के मतदान दें और लखनऊ का एक रिकॉर्ड बनाए हाई वोटिंग में। और मुझे लगता है कि लखनऊ में अब की बार वोटिंग बहुत शानदार अच्छी जाने वाली है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगी कि स्त्री वोट अब की बार बहुत मायने रखेगा और मुझे खुशी है कि महिलाओं की बातें अब सुनी भी जा रही हैं। महिला सुरक्षा, लड़कियों के लिए एक बेहतर माहौल उत्तर प्रदेश में
जिसने सुनिश्चित किया मेरा वोट उसके लिए है और मुझे लगता है ये बहुत मायने रखेगा। लोग गायिका भी हैं, समाज के तमाम पहलुओं से जुड़ती हैं, तो अगर इस चुनाव के मुद्दों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या? आपने एक तो महिलाओं वाला मुद्दा बता दिया, महिलाओं ने और भी अन्य मुद्दों। कानून व्यवस्था निश्चित रूप से, देखिए उत्तर प्रदेश से बाहर एक जनरल कॉन्सेप्ट बाहर के लोगों को रहता है कि यहाँ पे क्राइम होता है, यहाँ पर तो किसी की सुनी नहीं जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब की बार उन धारणाओं को ध्वस्त किया है। भारतीय जनता पार्टी जो विजय यात्रा है वो हर चरण के बाद उसकी गति बढ़ जाती है और मैं कहता हूं कि चौथा चतुर्थ चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा की गति है वो आंधी से बढ़कर तूफान की तरफ चली जाएगी और जो सपा बसपा माकपा बकपा MIM का जो आंकड़ा है वो 100 को पार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का पिछला रिकॉर्ड जो 2017 का है वो पार करेगी और ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान जारी है। लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत जिले में वोटिंग हुई। इसी क्रम में राजनाथ सिंह और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी वोट दिया। तो दोनों ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख पा रहे हैं, अपनी पत्नी संग वोट डालने के लिए आए थे, और दूसरी तस्वीर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा अपने परिवार के साथ वोट करने के लिए आए थे। इसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने आम लोगों से बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की भी अपील की। तो लगातार उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार हम अलग अलग जिलों में क्या कुछ स्थिति चल रही है उसका जायजा लेंगे। रायबरेली से हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं। जी मनीष, रायबरेली की यदि बात करें तो 3 बजे तक यदि मत प्रतिशत की बात करें तो क्या कुछ मत प्रतिशत रहा है? दूसरी बात, मुद्दों की यदि बात करें तो रायबरेली में कौन से मुद्दे हावी रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीट खिसकाने के लिए बीजेपी में अदिति सिंह सामने आई है निकलकर, और उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बात पुरानी हो चुकी है, अब मुद्दों की बात करिए, विकास की बात करिए। क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरह से अगर आज मतदान का प्रतिशत जो बढ़ा है वो कहीं ना कहीं 3 बजे तक 50.84% हुआ है और अभी तो 6 बजे तक मतदान होना है। अब 3 घंटे में कितना प्रतिशत बढ़ेगा ये तो मतदान करने के वाले के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फिलहाल अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 6 बजे तक का इसका मतदान प्रतिशत 60% के अंदर भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करें कि रायबरेली में चुनाव के मुद्दे क्या कह रहे हैं, अदिति सिंह पहले कांग्रेस में थी और कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हो गई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा गेम खेला है रायबरेली के कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए। तो इससे पहले की अगर बात करें तो रायबरेली से दो सीटें विधानसभा में मिली थी और दोनों सीटों पर कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब वो बागी होकर बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस का जो जनाधार रायबरेली का है वो कहीं खोता जरूर नजर आ रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो अब की बार जो 5 विधानसभा है, 6 विधानसभा थी, लेकिन एक विधानसभा हमारी अमेठी में जाती है जिसका 27 को मतदान होना है। फिलहाल 5 विधानसभा में जो मतदान आज हुआ है उससे एक बीजेपी का जो जरा सबसे अगर अहम सीट मानी जाती है ऊंचाहार, वहां पर मनोज पांडे भी रहे हैं। तो इस तरह से बीजेपी ने एक बड़ा गेम खेला है रायबरेली के लिए, कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुद्दों की बात अगर करें तो अदिति सिंह ने जिन मुद्दों की बात की है तो मुद्दे वो लेकर आ रहे हैं कि अब आगे चल करके जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे, रायबरेली में भी पूरे किए जाएंगे। जो वादे बीजेपी ने किए वो भी पूरे किए। मुद्दों को लेकर के वो अदिति सिंह अब मैदान में है। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च के बाद रायबरेली की जनता किस ओर रुख करती है। जी बिल्कुल। इसके अलावा मनीष, 27 को भी रायबरेली की कुछ सीटों पर चुनाव होना है, तो आज जितनी सीटें हैं उनमें से किसका पड़ रहा आपको भारी नजर आ रहा है? जी अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें हैं जिस पर सलोन विधानसभा है, लेकिन वो अमेठी में आती है। वो मतदान 27 को होगा, जहां पर आज योगी जी भी पहुंचे थे और डी में उन्होंने जो है एक जनसभा को संबोधित भी किया था। तो कहीं ना कहीं सलोन विधानसभा की सीट को भी बीजेपी के खाते में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है और सलोन सीट कहीं ना कहीं बीजेपी की झोली में जरूर जाएगी। अगर बात करें बछवाड़ा विधानसभा की, तो यहाँ पर कांग्रेस
और अपना दल जो इन्होंने एक सीट दी है अपना दल को, वो बछरावा की अहम मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सपा बात करें अगर अपना दल और कांग्रेस की, तो आमने सामने की बछराव में टक्कर नजर आ रही है। अगर बात करें हरचंदपुर की, तो हरचंदपुर में भी 3 त्रिकोणीय चुनाव हो गया है और यहाँ पर अगर सपा से बात करें तो राहुल लोधी है, और वही कांग्रेस से जो सपा से पिछले कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं पंजाबी सिंह, सुरेश विक्रम सिंह पंजाबी सिंह, जब उनको सपा से टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस से टिकट लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब वही अगर बात करें कांग्रेस से इससे पहले रहे राकेश सिंह, वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय चुनाव हो गया है। लेकिन अगर पहले बाहरी बात करें तो राकेश सिंह और राहुल लोधी यानी कि सपा और भाजपा के बीच जोरदार अहम टक्कर मानी जा रही है। जी बिल्कुल, हमारी बात करें जी बिल्कुल, हमारे साथ सीतापुर से अबरार अली भी जुड़ चुके हैं। अबरार, सीतापुर की यदि बात करें तो क्या कुछ आज के समीकरण नजर आ रहे हैं, और दूसरी बात वोटिंग की यदि बात करें तो अब तक कितने प्रतिशत वोट गिरा है वहां पर? अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में 49.48 यहाँ पर वोटिंग हो चुकी परसेंटेज है बताया जा रहा है। इसके बाद अगर समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर भी अगर सीतापुर सदर सीट की बात की जाए तो त्रिकोणीय मामला बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सदर विधानसभा से सपा के प्रत्याशी राधेश्याम जायसवाल हैं और वहीं पर भाजपा के प्रत्याशी राकेश राठौर गुरु हैं, तो और वहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी समीना शफीक बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो इनका रहा है सदर जो विधायक रहे हैं राधेश्याम जायसवाल, ये भी पिछली 4 बार विधायक रहे। उसके बाद जो भाजपा की लहर आई थी उसमें 2017 में इनके पास राकेश राठौर रहे, जिनकी जो है भाजपा में उनकी अनबन हो गई, उसके चलते सीतापुर के विकास कार्य नहीं हो पाए। इसके बाद वहां अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वहां पर समीना शफीक भी कांग्रेस की सरकार में महिला आयोग की सदस्य रही है, तो काफी वो भी तेज रही है। तो इसी को लेकर त्रिकोणी वहां पर बताया जा रहा है कि सभी लोगों ने अपनी काफी मेहनत की और सभी लोगों को अपने बैठ बनाने में कामयाब भी हुए हैं। आने वाला समय बताएगा कि 10 तारीख में कि किस तरह से ये समीकरण निकल कर आता है और जनता किसके सर ताज बांधती है। और सीतापुर की 9 विधानसभा क्षेत्र है, सभी में आज वोटिंग चल रही है। लगभग 49% के ऊपर वोटिंग अभी तक हो चुकी है और कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई गांवों से यह भी खबर आई कि चुनाव का बहिष्कार किया गया। तो ऐसे 3-4 गांव आए जहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया था और वहां पर कार्य न होने से, कहीं विकास कार्य नहीं होने उसके भी काफी परेशान नजर आए। जी पीलीभीत से हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। धर्मेंद्र, पीलीभीत की यदि बात करें तो आज जिस तरह से मतदान हो रहा है और पीलीभीत की बेल्ट में यदि बात करें तो भारी संख्या में वहां पर किसान भी हैं, कितना मुद्दा किसानों का हावी रहा वहां पर, और इसके अलावा और कौन से स्थानीय मुद्दे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा पीलीभीत में किसान बाहुल क्षेत्र है, लेकिन जो किसान बाहुल क्षेत्र है यहाँ पर प्रत्याशी भी किसान ही है, क्योंकि सपा से भी जो है यहाँ बरखेड़ा विधानसभा में किसानों का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से भी पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा है और उसके बाद जो बीजेपी है उससे भी यहाँ पर प्रवक्तानंद जो है वो भी राजपूत समाज से ही है, मतलब किसान समाज से ही है। उनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। उसके बाद यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से क्या नाम सरदार हैं, वो हरप्रीत सिंह चब्बा जी हैं। उनको सरदारों का वोट अनुमानित 18,000 के समथिंग है, कोई खास वोट नहीं है सरदारों का। और दूसरी बात करें यहाँ पर जो बसपा प्रत्याशी है वो भी किसान बिरादरी से हैं। तो यहाँ पर बात करें सीधे टक्कर की, तो टक्कर सीधे इसमें सपा और भाजपा में है। और बात करें सदर सीट में संजय सिंह गंगवार हैं, वर्तमान विधायक भी हैं और इस बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। वो भी यहाँ पर उनका, और जो सपा से डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार हैं कि वो दोनों गंगवार जाति के हैं, इसीलिए उनको भी जो है सपा ने उतारा है। और बात करें बसपा की, जो पूर्व राज्य मंत्री, वो पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद थे, उनके बेटे को टिकट दिया गया है बसपा की तरफ से। इसीलिए जो हो सकता है मुस्लिम समाज 1,42,000 वोट है, हो सकता है अगर मुस्लिम समाज ने अगर बसपा का साथ दिया तो बसपा की भी सीट निकल सकती है सदर से। जी वरना सपा और भाजपा में टक्कर मानी जाती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ आमिर भी जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से, और साथ ही साथ बांदा से अनवर रजा भी जुड़े हैं। लेकिन आपके पास आते हैं, सभी बने रहेगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और लगातार आप तक ताजा अपडेट पहुंचाएंगे। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शर्मा जी की बिटिया की शादी जब आई, शर्मा जी की बेचैनी तो साफ नजर आई। फिर
सलमान भाई ने सही राह दिखाई। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी में आज मतदान और चौथा चरण चल रहा है। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान जारी है। लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत जिले में आज वोटिंग हो रही है। और इसी क्रम में नितिन सहगल, नवनीत सहगल, ब्रजेश पाठक, मालिनी अवस्थी ने वोट किया। आपको बता दें कि यूपी में चौथा चरण का जो चुनाव है वो लगातार चल रहा है। और इस पर आपको बता दें कि जिस तरह से मतदान का प्रतिशत सुबह से भले ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो धीमे थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया मतदान की जो रफ्तार है उसने भी रफ्तार पकड़ना शुरू की। और आपको बता दें कि करीब 9 जिलों की जो 59 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें जो मतदान प्रतिशत है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। और इस पर लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ रहा पूरे जो उत्तर प्रदेश का जिन सीटों पर मतदान था। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं, अबरार अली जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र सिंह, आमिर रजा और अनवर रजा अलग अलग जगहों से। रायबरेली से हमारे साथ मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके पास आते हैं। उत्तर प्रदेश के जो चौथा चरण चल रहा था, रायबरेली का जो मतदान प्रतिशत है कितना कुछ रहा, लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के 59 विधानसभाओं का चुनाव था, जिसको लेकर अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में 3 बजे तक इसका मतदान प्रतिशत पहुंचकर 50.84 हो गया है। लेकिन अभी 3 घंटे और बाकी है, यानी कि 6 बजे तक मतदान होना है। अब 6 बजे तक कितना परसेंट बढ़ेगा ये मतदानकर्ताओं के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन रही बात की जिस तरह से यहाँ के जिलाधिकारी यानी कि जो यहाँ के निर्वाचन अधिकारी थे, उनका कहना था कि हम अब की बार 90% के पार ले जाएंगे, लेकिन उनका ये कहा ना, कई रैलियां उन्होंने निकाली, किस तरह के उन्होंने बहुत सारी चीजें की, लेकिन ये परसेंट बढ़ करके कहीं ना कहीं 60 पर ही के आसपास ही टिकने ही वाला है। बशर्ते अब लगभग 5 बज ही गए, 5:30 बज गए हैं, थोड़े समय और बचा है मतदान करने में। देखना यह है कि कितने परसेंट बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज का जो मामला है, और ऐसे कई मामले रायबरेली में आया है कि लोगों के जो मतदान, जब लोग यहाँ से स्लिप लेकर पहुंचे मतदान कक्ष में, तो उनका पता लगा कि वहां से उनका नाम डिलीटेड मिला है। कई लोग ठीक है मनीष, लौटेंगे आपके पास। अनवर, आपके पास आते हैं। अनवर रजा हमारे संवाददाता बांदा से जुड़े हुए हैं। अनवर रजा, बांदा की क्या लेटेस्ट अपडेट है और जिस तरह से जो मतदान का जो प्रतिशत है क्या कुछ इशारा कर रहा है? ये चौथे चरण का मतदान है और शांतिपूर्ण ढंग से हमारे बांदा जनपद में मतदान हो गया है और अभी लगभग 5:30 के आसपास हो रहा है। इस समय 57.7 पॉइंट करीबन मतदान हो चुका है।
जिलाधिकारी बांदा अनुराग पटेल जी ने बहुत भूतपूर्वक प्रयास किया था। हालांकि इन प्रयासों को पलीता लगाते हुए, जिलाधिकारी के आदेशों को पलीता लगाते हुए कहीं ना कहीं जो बांदा प्रशासन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नजर आए हैं। पुलिस का भय दिखाई दिया, बहुत सारे लोगों के जो बिहेवियर था, बहुत सारी चीजें जो पर्ची थी, बीएलओ जो थे, उनके बिहेवियर से बहुत सारा वोट बर्बाद हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बांदा का जो मतदान है वो बराबर अभी जारी है। 6 बजे तक वोटिंग होनी है। अधिकारी और पर्यवेक्षक जगह जगह पर जा रहे हैं। हम बैरिकेडिंग की और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी बराबर है। 1507 बूथों में मतदान बराबर चल रहा है। अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं, पुलिस पीएसी लगी है बराबर, और जो यहाँ पर अंतर जनपदी जो बैरिकेटिंग है वो 16 ठो बनाई गई हैं, और अंतरराज्यीय जो बैरिकेटिंग है वो 14 बनाई गई हैं, और जगह जगह पे चप्पे चप्पे पर जांच की जा रही है। पुलिस उनकी जो गाड़ियों की तलाशी ले रही है, अंदर किसी को आने नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं जो बांदा जनपद की है, अब मैं बात करूं मतदान को लेकर तो जो युवा वर्ग है उनसे हमने जब बात करी तो उन्होंने सीधा तौर पे बेरोजगारी की बात करी। अगर हम किसी और महिलाओं से बात करते हैं तो सुरक्षा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बांदा की बुंदेलखंड में जो थी 1900 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, लेकिन और वहीं हम बांदा विधानसभा की बात करें तो चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी। लेकिन इस बार कांटे का टक्कर है। समाजवादी पार्टी और भाजपा का सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ठीक है, बांदा में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं की भेंट भी ये चुनाव मतदान जो है वो चढ़ गया है। और अब आते हैं आमिर आपके पास। आमिर रजा हमारे संवाददाता लखीमपुर से जुड़ गए हैं। लखीमपुर से क्या अपडेट है आमिर? आमिर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। जी, अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में 4 बजे तक जो सरकारी आंकड़ा था उसमें 62 पॉइंट कुछ % बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी ने कोशिश की थी और दावा किया था उन्होंने, हम आपको बता दें 2017 में जब मतदान हुआ था तो यहाँ पर मतदान % जो था 68% रहा था। तो जिलाधिकारी जो मौजूदा महेंद्र बहादुर सिंह, उन्होंने कहा था कि मतदान इस बार 90% से पार करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दावा हवाई साबित हुआ। और लखीमपुर के अंदर तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक 4 बजे जो मतदान है वो मात्र 62% है। तो कहीं ना कहीं वो स्थितियां जो होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दी। इसकी वजह भी ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो बीएलओ लगाए गए थे, उनकी जो लिस्टिंग की गई थी उसमें तमाम उन मतदाताओं के नाम लिस्ट में शामिल नहीं है जिनकी बाकायदा, जिनके पास पहले से मतदाता पहचान पत्र है, मतदाता उनके पास कार्ड है, जिन्होंने बीएलओ कार्यालय जाके उन्होंने पुष्टि की थी। लेकिन आज मतदाता सूची में उनके नाम नहीं है। कुछ ऐसी जगह है जिनके नाम उस मतदाता सूची से हटा के दूसरे वार्ड के मतदाता सूची में शामिल कर दिए गए। यही स्थिति अगर मतदान केंद्रों की जाए तो खाली कस्बा खीरी की अगर बात करते हैं तो मतदान केंद्र 500 मीटर दूर बनाया गया, जबकि जो दूर के मतदान थे वो करीब बनाए गए। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम था, सिस्टम की वजह से मतदान नहीं हो पाया, ये अलग बात है। इसके अलावा मतदान अगर पूरे दिन की बात करें तो पूरा शांतिपूर्ण मतदान रहा। कहीं कहीं ईवीएम के बिगड़ने की बात आई, कुछ थोड़ी बहुत एक जगह पर ईवीएम में फेविक्विक डाल के उसको बिल्कुल आमिर, कहीं ना कहीं ये लगातार खबरें आ रही हैं पूरे प्रदेश से। अगर बात की जाए तो लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वोटर लिस्ट से कहीं कहीं मतलब नाम है वो गायब है। आमिर, आपसे एक सवाल और, अजय मिश्रा टेनी को लेकर, आज अजय मिश्रा टाले के लिए आए तो उनके साथ भारी सुरक्षा बल मौजूद था, और जिस तरह से वोट डालने आए हैं वो भारी सुरक्षा के बीच, क्या कुछ दर्शाता है ये? देखिए, कहीं ना कहीं जब 3 अक्टूबर की घटना हुई थी उसके बाद जो बीजेपी है उससे उन्होंने उनके निर्देश मान सकते, क्योंकि शुरुआत में ये मीडिया के सामने आए थे, लेकिन धीरे धीरे मीडिया से जो इनका कटाव होता गया वो लगातार बाकी है। इन्होंने मीडिया के साथ में अभद्रता भी की थी। आज भी जब ये मतदान के लिए आए वहां पर तो मीडिया पर्सन ने उनसे बात करने की कोशिश की, तो स्थिति वहां पर ये हो गई कि इनको सुरक्षा कर्मियों ने चारों तरफ से घेर लिया, वहां से सुरक्षित निकाला। आज भी मीडिया से या कुछ भी बोलते नजर नहीं आए। हम आपको बता दें कि लखीमपुर की बात करते हैं तो लखीमपुर में निघासन जो विधानसभा है जहां पर ये बनवारीपुर में इन्होंने वोट डाला था, जहां पर टिप्पणियां घटना हुई थी, वहां की बात करें तो वहां के मतदाताओं में
सारे अन्य विधानसभाओं से ज्यादा मतदान किया है। तो कहीं ना कहीं एक जब मन में मतदाता के कुछ होता है तो उसको वो बदलाव की तरफ बात कर सकता है या कुछ स्पेशल करना चाहता है, तो मतदान उस विधानसभा का बढ़ता है। वो जरूर दर्शाता है कि वहाँ का निघासन के जो मतदाताओं के मन में है वो शायद मतदान प्रतिशत बढ़ा के उन लोगों ने जाहिर किया। देखना ये ठीक है आमिर, लौटेंगे आपके पास। आमिर आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। पीलीभीत से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, पीलीभीत से क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है इस वक्त? जी बिल्कुल, यहाँ पर 3 बजे तक 54.8% मतदान हो चुका है और यहाँ पर भी जो है शांतिपूर्वक चुनाव किया जा रहा है। एक सूचना आई थी पूर्णपुर से 115 बूथ संख्या 315 से कि जो मतदान कर्मी है, 4th क्लास के कर्मी थे, वो शराब के नशे में धुत पाए गए थे। उसके साथ में पुलिस पहुंची और उनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया। एक सूचना आई थी पूर्णपुर से ही कि वहां पर जो है ईवीएम कुछ स्टार्टिंग में ही खराब हो गई थी, फिर चेंज करा के उसको जो है दोबारा लगा के चेंज करा के फिर मतदान चालू कराया गया। बस ऐसी कुछ छोटी मोटी घटनाएं आई, बाकी शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। जी ठीक है धर्मेंद्र, वापस लौटेंगे आपके पास। अबरार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं सीतापुर से। अबरार, सीतापुर की क्या अपडेट है और मतदान का जो प्रतिशत है क्या कुछ दर्शा रहा है? सीतापुर की बात करें तो सीतापुर की अगर बात की जाए तो अभी 3 बजे तक आंकड़े हमारे सामने आए थे, उसमें पॉइंट कुछ 48 बताए जा रहे थे, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार इसकी कोशिश भी कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कराया जाए। लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता है कि अभी 5:30 बज चुके हैं और अभी 50% मतदान हो पाया है। तो कहीं ना कहीं मतदान को लेकर जो समस्या लोगों में कहीं गाँव में जाकर लोगों ने बहिष्कार किया, कहीं कहीं ऐसे बताए गए थे जो हमारे घाघरा नदी के किनारे के जो गांव थे वहां पर बताया गया था प्रशासन की तरफ से वहां पर नावें लगाई जाएंगी और लोगों को आने जाने के लिए कोई समस्या नहीं होगी और वहां पर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ऐसा नजर नहीं आया और वहां पर अपने ही रहे थे और वहीं पे पहुंच रहे थे। लेकिन गाँव की अगर समस्या की बात की जाए तो लोग देख रहे हैं कि आखिर विकास नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो हर साल वोट करते हैं और कहीं ना ऐसे कई गांव आए जहां पर लोग बहिष्कार भी किया है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं दावे जो है वो तमाम जो किए गए थे वो खोखले ही साबित हो रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। अरुण अवस्थी जी विशेष संवाददाता हमारे साथ उन्नाव से जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बात की जाए इस पूरे मतदान प्रतिशत की तो जिस तरह से बहुत ज्यादा जो मतदान प्रतिशत है वो ज्यादा नहीं हुआ है और तुलना अगर की जाए तो कम ही मतदान प्रतिशत है। उन्नाव की बात की जाए तो उन्नाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, जो 5 बजे तक की लेटेस्ट अपडेट है वो 55% से अधिक मतदान की ओर बता रही है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब 1 घंटे शेष है और ऐसी स्थिति में कहां तक मतदान पहुंचेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई थी, जिस तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा कैंपेन किया गया था, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही थी, इसको लेकर के कुछ बहुत जागरूकता दिखाई नहीं पड़ी। हाँ, कई ऐसे गाँव जरूर आए जहाँ से मतदान बहिष्कार की बात आई। मतदान बहिष्कार ग्रामीणों ने किया, उनकी मांगे थी और उनके द्वारा कहीं ना कहीं बहिष्कार किया गया। जिला प्रशासन अपने स्तर से अगर बात करें तो जिला प्रशासन लगातार सतर्क बना हुआ है। एक फैक्ट्री से जब सूचना आई कि फैक्ट्री चल रही है तो जिला प्रशासन के निर्देश पर वहां पे सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं, फैक्ट्री में छुट्टी कराई जाती है और ये कहा जाता है कि आप सब लोग जाके मतदान करें। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा अधिक से अधिक मतदान हो इसकी व्यवस्था की गई, इसके प्रयास किए गए। लेकिन जो ग्रामीणों में या शहरियों में अगर कहीं ना कहीं इसका ये भी देखा गया है कि इनके अंदर बहुत जागरूकता दिखाई नहीं पड़ी है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। आमिर, आपके पास आते हैं। लखीमपुर में आज एक ऐसी घटना हुई जो शायद पहले सुनने को नहीं मिली, क्योंकि फेविक्विक का इस्तेमाल किया गया और ये जो घटना हुई इसके बाद से प्रशासन ये कह रहा था कि आप जो आरोपी है, जो दोषी है, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। क्या वो आरोपी मिला? देखिए, हम आपको बता दें कि कादीपुर जो बूथ था, कादीपुर जो मतदान केंद्र था, वहां पर ये घटना हुई कि किसी शरारती तत्व ने वहां पर ईवीएम मशीन में जो साइकिल का निशान था वहां पर उसने फेविक्विक डालकर उस पुश बटन को उसने जाम करने की कोशिश जाम किया था। जिसके बाद जब अन्य मतदाता गए, उन्होंने उस बटन को दबाने की कोशिश की तो वो नहीं दबा, जिसको लेकर मतदाताओं ने वहां पर मतदाताओं ने इसका विरोध किया। हम आपको बता दें कि ये गाँव है जहाँ पर जो
पूर्व विधायक हैं उत्कर्ष वर्मा, उनके गाँव कला उसमें लगा हुआ गांव है। इसको माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ऐसे में वहां पर ये जो किया गया तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो उनके जो सत्ता पक्ष के खिलाफ मतदाता थे या वोट पड़ने की आशंका थी, उसको रोकने की कोशिश की थी। प्रशासन ने दावा जरूर किया था कि हम इस मामले में जो आरोपी है उनको, जो दोषी होगा उसको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो वक्ती मीडिया के सामने ये बयानबाजी की गई थी। उसके बाद कोई भी प्रयास ऐसे करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, यही वजह है। जी, तो कहीं ना कहीं वो जो आरोपी है वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आपका रुख करते हैं रायबरेली से। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, रायबरेली की अगर बात की जाए तो कौन कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि अदिति सिंह वहां से चुनावी मैदान में है, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, कौन कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर अदिति मैदान में उतरी है और क्या जनता का समर्थन उनको मिल रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें रायबरेली की सदर सीट की तो सदर सीट से भाजपा से अदिति सिंह मैदान में है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से मनीष चौहान है, और वही अगर सपा की बात करें तो सपा से आरपी सिंह भी है। लेकिन ये वही आरपी सिंह हैं जो इससे पहले आदित्य हत्याकांड के आरोपी थे और 22 महीने जेल में थे। तो कहीं ना कहीं इनका जो मामला है वो कहीं ना कहीं मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और आमने सामने की बात करें तो सदर सीट पर अब आमने सामने कांग्रेस और भाजपा आ गई है। तो वैसे में अगर देखा जाए तो एक इससे पहले कांग्रेस की प्रत्याशी थी और जीत दर्ज कराई थी। अब देखना यह होगा कि अदिति सिंह के चाहने वाले हैं या संभव के चाहने वाले हैं, जनता है सदर की वो किसको चाहती है। फिलहाल अगर बात करें सदर सीट की तो सदर सीट पर इस समय लगभग बीजेपी का पलड़ा भारी जरूर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र लौटेंगे आपके बाद। मनीष, अब हमारे साथ नफीस जाफरी जुड़ गए हैं, संवाददाता फतेहपुर से। नफीस, फतेहपुर की लेटेस्ट अपडेट क्या है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है और क्या खबर है? जी, मैं आपको बता दूं अभी 5 बजे तक 57% वोट पड़ चुके हैं और अभी भी प्रशासन लगातार जद्दोजहद कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लगातार वोट करने की पूरी कोशिश करवा रहे हैं और लोग अपना वोट देने के लिए घर से अब भी निकल रहे हैं। जो कि आपको बता दूं दोपहर के तो वोटिंग कम हो गई थी, लेकिन इस समय से जिस तरीके से वोट दोबारा और बढ़ रहा है, इससे जानकारी मिल रही कि फतेहपुर जनपद में 65% कम से कम वोट बढ़ सकता है, प्रतिशत बढ़ सकता है। जो मतदान प्रतिशत है क्या इशारा कर रहा है नफीस? मतदान प्रतिशत जिस हिसाब से चला उस हिसाब से तो लग ही रहा है कि जनता कुछ न कुछ फेरबदल कह रही है, क्योंकि इससे पहले ही लाइन का मामला था कि मुद्दे को लेकर पिछली बार सरकार बनी थी कि सीवर लाइन लेके आएंगे, लेकिन लगातार जनता को सीवर लाइन कहने के बावजूद भी 2 बार से सरकार बनने के बाद भी सीवर लाइन नहीं दी है, जिसको लिए जनता बार बार उसको पूछने के लिए आ रही है। हो सकता है मतदान का जिस हिसाब से प्रतिशत बढ़ रहा है, इससे लगता है कि कुछ न कुछ तो फेरबदल होने ही वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेरबदल होने वाला है। तो ये तो वक्त बताएगा 10 मार्च को कि क्या फेरबदल होने वाला है। अनवर, आपके पास आते हैं। बांदा के कहा जाए जो लोकल मुद्दे हैं, जो स्थानीय लोगों के जो मुद्दे हैं वो क्या है, और इसको लेकर कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने बड़ा लगातार कहा जाए कि आवाज उठाई? बांदा की बात की जाए तो देखिए, बांदा की बात करें, हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो मुद्दा था वो कड़ुआ तेल था, और युवाओं की बात करें तो पेट्रोल था, और महिलाओं की फिर हम किचन की बात करें तो गैस पे था। तो इन मुद्दों को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के लोग इन मुद्दों को उठाते रहे, बेरोजगारी की बात कहते रहे। और इस बार जो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो सिर्फ एक ही प्रत्याशी को रिटर्न दोबारा टिकट दिया गया है, वो सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रकाश द्विवेदी जी है। तो कहीं ना कहीं आज इस बार इस चुनाव में उनको कहीं ना कहीं बहुत सारा संघर्ष करना दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से वो मुस्तैद हैं, पूरी ताकत झोंक दी है, पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री विवेक सिंह जी की पत्नी मंजुला सिंह जी भी अपनी ताकत दिखा रही हैं, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया। तो सीधा टक्कर जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से सदर विधानसभा क्षेत्र में है। इसी तरह हम तिलवारी विधानसभा की बात करें तो तिलवारी में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी में शामिल हुए ब्रजेश प्रजापति का स्तर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर जयराम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जयराम सिंह को लोग वहां पर, क्योंकि ठाकुर बाहुल क्षेत्र है वहां पर, और सीधा तौर पर बीएसपी और वहां पर भाजपा की टक्कर दिखाई दे रही है। इस तरह हम बांदा के बदिरू की बात करें तो बदिरू में भी सीधी तौर पर बीएसपी भाजपा और सपा का टक्कर है। इसी तरह
बांदा के नरेली विधानसभा की बात करें तो वहां भी बीएसपी और बसपा का टक्कर दिखाई दे रहा है। जी अनवर, तो कहने का मतलब ये है कि बसपा भी कहीं ना कहीं बांदा में जो रेस है उसमें बराबर की टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। वापस लौटेंगे आपके पास। नफीस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फतेहपुर से। नफीस, फतेहपुर की बात करें तो जो लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय जो मुद्दे हैं जनता के, वो क्या है, और इसको लेकर जिस तरह से लगातार वादे जरूर किए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के जो मुद्दे हैं, क्या उस पर पिछले 5 साल में जो विधायक जी हैं वो खरे उतरे हैं, और इस बार जनता का क्या मूड है? नफीस, मुद्दे सबसे ज्यादा फतेहपुर की जनता को यहाँ के सीवर लाइन, रोड को लेकर और सीवर लाइन का सबसे बड़ा मुद्दा चला आ रहा है, जिसको लेकर जनता काफी परेशान रहती थी कि हम मुझे सीवर लाइन मिले। सबसे बड़ा मुद्दा यही लेकर जनता चल रही है। जी नफीस जी, जिस तरह से देखिए मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो मतदान प्रतिशत, जिस तरह से आपने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, लेकिन बदलाव अगर होगा तो 10 मार्च को पता चल जाए। अखिलेश यादव और उसके अलावा योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार कहा जाए कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। फतेहपुर की जनता किसको पसंद कर रही है नफीस? अभी तो ये कहा नहीं जा सकता है कि 10 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि जनता फतेहपुर किसकी पसंद करी, क्योंकि आपकी जिस तरह वोट पड़ना है बिल्कुल साइलेंट वोट पड़ना है, जनता किसी को भी बता ही नहीं रही है। नफीस, कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की साइलेंट वोटर है, क्या ये सही है फतेहपुर की अगर बात करें? ये तो अगर बताया जाए तो 10 मार्च को मालूम होगा, क्योंकि जिनसे ही बात की जा रही है तो वो चुपचाप ही लेके जा रहे हैं कि नहीं, मैं जिसको भी वोट दे रहा हूँ कि आगे विकास के लिए कह ही चलेंगे, हमारे फतेहपुर को जो आगे विकास लेके जाएगा। जो रोड के लिए सबसे बड़ी बात, तो फतेहपुर की जनता हमेशा रोड के लिए परेशान रही है। यहाँ का विकास, रोड, पानी, बिजली, इसी को लेके हमेशा रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले भी बताया हूँ, ये अब भी बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा जब भी बारिश वगैरह होती है तो यहाँ रोडें हमेशा भर जाती हैं, जिसको सड़क कहीं ना कहीं जो एक है बड़ा मुद्दा है। और धर्मेंद्र हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, राशन जिस तरह से सरकार ने बांटा है, ये इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगर बात की जाए तो कितना फायदेमंद होने वाला है? आप लोगों ने भी तमाम जो लोगों से बात की होगी, उनका क्या रिएक्शन है इसको लेकर, राशन की अगर बात की जाए तो? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, राशन को लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या महिलाएं हुई, क्या पुरुष हुए, सभी लोगों को राशन भी दिखाई दे रहा है, और जो किसान निधि मिल रही वो भी सबको दिखाई दे रहा है, वो भी सोच के ही वोट डाल रहे हैं। और जो युवा साथी हैं उनको जो एक ई श्रम कार्ड बनाया गया, ई श्रम कार्ड में 1000 फिर 500 की किस्त दी गई है, वो भी दिख रही है। मतलब सबको अपनी अपनी सुविधाएं दिख रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी को मजबूती मिल रही है, कुछ शहरी क्षेत्र में है वहां पर जो है थोड़ा कहने का मतलब कमजोर पड़ रही है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ किसान बहुल क्षेत्र है, उन लोगों को ये सुविधाएं देखते हुए वो वोट कर रहे हैं। मैंने भी राय ली है, मैंने जो रणबेरी प्रोग्राम चल रहा है हमारे के न्यूज पर, उसमें भी हमने राय ली है, उसमें भी लोगों ने यही राय दी है कि मैं भाई जो मुझे सुविधाएं मिल रही है मैं उसको वोट करूंगा। और बिल्कुल, और इसका जिक्र कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं कि जिसका नमक खाया है उसको उसके साथ नमक हलाली जरूर करनी चाहिए। वापस लौटेंगे आपके पास धर्मेंद्र, हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं अरुण अवस्थी जी उन्नाव से। अरुण जी, उन्नाव का एक केस बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, अगर उन्नाव की बात करें उसका कितना असर पड़ने वाला है इस विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, जिस तरीके से ये केस जिसकी बात आप कर रहे हैं संभवतः केस वही है जो सपा नेता के बेटे के द्वारा एक दलित युवती को उठा कर ले जाया, उसको 2 माह तक गायब रखा गया, बाद में उसके आश्रम के पास से उसका शव बरामद हुआ। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो हालांकि भाजपा इस पूरे मामले को लेकर कई बार आरोप लगा चुकी है, लेकिन वहीं अगर देखें तो कई विपक्षी दल के लोग और जनता भी ये बात कहती है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन दोषी है, जिसने समय रहते कार्रवाई नहीं की और मामला हत्या तक पहुंच गया। चूंकि पुलिस सत्ता से जुड़ी रहती है और सत्ता भाजपा की, इसलिए भाजपा को इसका कोई खास लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, चूंकि जो साइलेंट वोटर है भाजपा का, वो गांव का किसान है, गांव का गरीब है, जिसको फ्री राशन मिल रहा है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन बनाते हुए नजर आ रहा है। उसके अंदर कहीं ना कहीं योगी जी की फोटो है, मोदी जी की फोटो है मन के अंदर, और वो इस तरीके की बात भी कर रहा है। और राशन का कहीं ना कहीं, राशन का जो उसको मिला है उसका वो कहीं ना कहीं वो इस तरीके की बात करते हुए कि मुझे जो चीज किसी ने नहीं दी वो चीज इस सरकार में मिल रही है, तो कहीं इसका लाभ भाजपा को मिलता हुआ नजर जरूर आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पे अगर दूसरा पक्ष
से देखें तो ये भी आवश्यक है कि जो बीच में जो प्रशासन के द्वारा जिस तरीके का भ्रष्टाचार बढ़ा इस पूरी सरकार में, वो इसके खिलाफ भी जा रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ना से कई जो भ्रष्टाचार की जो प्रथम श्रेणी है तहसील और थाने में दिखाई दिया है, काफी जी बड़ी। बिल्कुल अरुण जी, वापस लौटेंगे आपके पास, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के का चुनावी जो प्रतिशत है 5 बजे तक का, वो आपको दिखाते हैं जल्दी से। यूपी के चौथे चरण में भी बम्पर मतदान हुआ है। 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो आ गए हैं यूपी में। दोपहर शाम 5 बजे तक 57.45% मतदान हुआ है। ये आपको बता दें कि लखनऊ में 5 बजे तक 54.98% की मतदान की खबर सामने आ रही है। रायबरेली की बात करें तो 5 बजे तक 58.4% मतदान की खबर सामने आ रही है। तो उन्नाव में 5 बजे तक 56.65% मतदान की खबर सामने आ रही है। और सीतापुर में 5 बजे तक 60.23% की खबर सामने आ रही है। तो पीलीभीत में 5 बजे तक 61.42% मतदान हुआ है। और फतेहपुर में 5 बजे तक 52.73% मतदान हुआ है। हरदोई की बात करें तो 5 बजे तक 55.4% मतदान की खबर सामने आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में लखीमपुर में देखिए 62.45% मतदान की खबर सामने आई है। और बांदा में 57.48% मतदान। तो चौथे चरण में भी मतदान जो है वो कहा जाए कि बम्पर मतदान हुआ है। 9 जिलों की 59 सीटों पर आज चौथे चरण में मतदान उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है। 5 बजे तक के ये आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग जिलों में जितनी वोटिंग प्रतिशत हुआ है 5 बजे तक जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी की बात करें तो 57.45% मतदान हुआ है। लखनऊ में 5 बजे तक 54.98% मतदान की खबर सामने आ रही है। रायबरेली की बात करें तो 5 बजे तक 58.4% मतदान की खबर सामने आ रही है। तो वहीं उन्नाव में 5 बजे तक 56.65% मतदान की खबर सामने आ रही है। सीतापुर में 5 बजे तक 60.23% मतदान की खबर आ रही है। और पीलीभीत में बात की जाए 5 बजे तक 61.42% मतदान की खबर सामने आ रही है। फतेहपुर की बात की जाए तो 52.73% मतदान की खबर सामने आ रही है। और हरदोई में 5 बजे तक 55.4% मतदान की खबर सामने आ रही है। तो वहीं लखीमपुर में सबसे ज्यादा इस वक्त 5 बजे तक 62.45% मतदान की खबर आ रही है। बांदा में 57.48% मतदान हुआ है। ये 5 बजे तक के आंकड़े। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, जिस तरह से 9 सीटों पर 59 सीटों पर 9 जिलों की विधानसभा चुनाव चल रहा था, 5 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं, क्या कह रहे हैं ये आंकड़े सर? जी बिल्कुल शांतनु, आपको बता दूं कि 2017 की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा मतदान करीब 1 से 2% कम हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग और पार्टियों ने मत देने वालों लोगों से लगातार अपील किया है, लेकिन बावजूद इसके इस बार 2017 की अपेक्षा मतदान कम हो रहा है। हालांकि अभी 5 बजे हैं, अभी घंटे का समय बाकी है। मतदान प्रतिशत पिछली बार 60 पॉइंट समथिंग था, लेकिन अभी तक के 57-58% के आसपास का मतदान हुआ है 5 बजे तक। 1 घंटे का समय बाकी है। उसके बाद भी 6 बजे के बाद जो लोग लाइन में रहते हैं उनको भी मतदान कराते हैं, चुनाव आयोग कराता है। तो ऐसे में मतदान प्रतिशत हो सकता है कि 2017 के आसपास ही रहे। लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में भी मतदान थोड़ी धीमी गति से हो रहा है। करहल में सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है, वहाँ 72 पॉइंट समथिंग जो वहाँ एक बूथ पे मतदान होना था, रीपोलिंग हो रही है, वहाँ बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा वही मतदान हो रहा है। बाकी 9 जिले के 59 सीटों पे जो भी मतदान हुआ है 2017 की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा 1-2% के आसपास कम है। अब ये मतदाता क्यों नहीं निकले हैं, किसके पक्ष में जो नहीं निकले हैं, देना चाहते थे या नहीं दिए हैं, वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से मतदान हो रहा है, मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है,
अभी भी प्रशासन लगा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो समय बचा है उसमें निकले और मतदान का अपने प्रयोग करे। दिनेश जी, कहीं ना कहीं कहा जाए कि ये जो आप कह रहे हैं कि एक 2% जो मतदान कम हुआ है, बहुत जगह से आपने भी सुना होगा, बहुत जगह से खबरें जिस तरह की आ रही है, कहीं ईवीएम खराब है, तो इस तरह की जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मतदान जो प्रतिशत कम हुआ है। जी बिल्कुल, हालांकि शुरुआती दौर में सुबह शुरू होते समय ही लगभग कई जिलों से ये ऐसी सूचना आई थी कि यहाँ ईवीएम खराब है, यहाँ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मतदान शुरू नहीं हो पाया, करीब 1 घंटे 2 घंटे डिले से ही मतदान शुरू हो पाया। तो वो भी कारण है कि मतदान नहीं हो पाए हैं, लेकिन चुनाव आयोग और जिला प्रशासन लगातार उस पर कार्रवाई किया है और हो सकता है कि चुनाव आयोग को नया ऑप्शन दिया हो कि ये मतदान का समय थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 2000 शुरुआत में जो 1-2 घंटे डिले से मतदान शुरू हुआ है उसकी वजह से हो सकता है कि चुनाव आयोग आगे कुछ समय मतदाताओं को बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दिनेश त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पूरी खबर पर। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में भी बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। 5 बजे तक की अगर बात की जाए तो 57.45% मतदान की खबर सामने आ रही है। तो यूपी का रण जो है चौथा चरण लगातार जारी है। ये जो महाकवरेज है, फिलहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।